हेलो लर्नर्स, आई एम बैक विद न्यू लेसन। गाइस, दिस इज आपका पार्ट टू चल रहा है ना। और आपके चैप्टर नंबर 5 चल रहा है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसके अंदर हम पहला पार्ट देख चुके हैं। और प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा ना, पहले जा करके देखना। नहीं तो ये लेसन आपको देखने की नीड नहीं है, ठीक है? पहला वो देखना। तो अभी तक हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं कि बेसिकली यूनियन एंड टेरिटरी का मतलब क्या है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं आपके, पार्लियामेंट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, और 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में देखा, 2015 में आया था। राइट, आज हम देखेंगे इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है और यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स का, है ना। तो वही सब बेसिक हिस्ट्री जो मैंने बेसिकली एडवांस लेवल पे पढ़ाई है, हिस्ट्री के कोर्स में जा करके देख लेना, ठीक है। सो अब यहाँ पर आएगा आपका वही इंडिपेंडेंस के टाइम पे ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और एक प्रिंसली स्टेट्स थे, दो तरीके के कैटेगरीज के पॉलिटिकल यूनिट्स थी, ठीक है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने क्या करा, पाकिस्तान बना दिया और इंडिया बना दिया, दो सेपरेट डोमिनियन बना दिए। तीन ऑप्शंस दिए गए इनको, या तो इंडिया को ज्वाइन कर लो, पाकिस्तान को कर लो, इंडिपेंडेंट रह लो। 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, 549 ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन तीन जो थे नाटक कर रहे थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ठीक है, तो कश्मीर का तो आपको पता ही है। हैदराबाद और जूनागढ़ की जो पिटाई हुई है, इसे बता रहा हूँ। हाँ गाइस, इनकी अच्छी खासी। और कश्मीर में तो इस उन्होंने बेसिकली इंडियन आर्मी ने काफ़ी अच्छी तरीके से पावर एंड माइट दिखा करके जो पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आए थे, एक्चुअली टेररिस्ट इज़ द राइट वर्ड, क्या पिटाई करके उनको भगाया, जरा से दिनों में उन्हें खदेड़ दिया। और महाराजा हरीश सिंह से जो थे, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन साइन करा लिया, राइट। उसके अलावा हैदराबाद और जूनागढ़, यहाँ पे पुलिस एक्शन हुआ था। और यहाँ पे तो बहुत ही अच्छे जो है, इन्होंने जूनागढ़ में सिंपल सी बात कही थी, क्योंकि एक्चुअली इनका जो निज़ाम था वो भाग चुका था, है ना, पाकिस्तान चला गया था वो। तो यस, वो स्टोरी आपको जो है मैंने हिस्ट्री बताई बहुत डिटेल में। अब बात आती है कि इंडिया हैदराबाद में जो है पुलिस एक्शन से हुआ, जूनागढ़ में रेफरेंडम कराया गया, कश्मीर में तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो कराया ही गया, ठीक है। पुलिस एक्शन और आर्मी के एक्शन में बस यही फ़र्क है। अब इंडिपेंडेंस के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन आया बेसिकली हमारा, तो चार फोल्ड में हमारा स्टेट्स और टेरिटरीज़ को इसमें रखा गया। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ये टेरिटरीज थी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टेरिटरीज इसमें थी, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी थी, 29। जिसमें से स्टेट ए जो था उसमें 9 थी, जिसको गवर्नर्स प्रोविंस जो थे ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थे वो। पार्ट बी में वो भी 9 थे, और इसको प्रिंसली स्टेट विद द लेजिस्लेचर इसके अंदर था। पार्ट सी इज़ आपका जो चीफ कमिश्नर था, वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस था ये ब्रिटिश इंडिया। और सम ऑफ द अर्सवाइल प्रिंसली स्टेट्स भी इसके अंदर आते थे। पार्ट सी जो था, इन ऑल 10 इन नंबर्स आर सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड। जो एक चीफ कमिश्नर था उसको सेंट्रल एडमिनिस्टर कर रहा था। पार्ट डी में आता है आपका अंडमान एंड निकोबार, जो कि सोलिटरी में थे। सोलिटरी का मतलब है एकांतवाद में, एकांत में थे ये, ठीक है। इनको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो स्टेट देख रहा था, आई मीन जो आपका सेंट्रल है। यहाँ पे ये जो टेबल है इसके अंदर फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन क्या है, ये स्टेट से पार्ट ए के अंदर बी, सी और डी। डी के अंदर एक ही था, अंडमान निकोबार। पार्ट सी में मैंने आपको बताया अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग। और स्टेट्स जो पार्ट बी में थे, वो हैदराबाद है, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर, पटियाला, और आपका जो पटियाला ईस्ट, और राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, विंध्याचल, इधर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, ये सब आएंगे आपकी। तो ये वाली टेबल आप एक बार देख लेना ध्यान से, बस एक नज़र डाल देना, रटने की ज़रूरत नहीं है। अब स्टेट्स तो बनने की, रीऑर्गेनाइजेशन की पूरी प्रिपरेशन कर ही रहा है पटेल साहब, लग रहे हैं अच्छी तरीके से, पूरे जोरों शोरों से। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए, ये मांग उठने लगी, और स्पेशली उठी साउथ इंडिया में, है ना। तो यस, इसी को देखते हुए, और बेसिकली ये जितना भी था ना रेस्ट ऑफ इंडिया से प्रिंसली स्टेट्स को मिला ना, वो एडॉक अरेंजमेंट था पूरा, है ना, साइन वाइन कराया इनसे। तो 1948 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, जो कि एस के दर्ज के चेयरमैन थे, ताकि कितना हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को बना करके सस्टेन कर पाएंगे, तो ये बात बतानी थी इनको। अब भाई जो ये कमेटी थी, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी कुछ ही महीनों में, 1948 में दे दी। इन्होंने कहा कि ठीक है, हम कर तो रहे हैं ये बेसिकली रीऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पे होगा, ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर पे। तो इन्होंने टोटली रिजेक्ट कर दिया ये चीज़। तो अभी बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट आ गया, पॉलिटिक्स छिड़ गई बहुत ज़्यादा। तो खा कांग्रेस ने, ठीक है चलो दूसरी बनाते हैं, लिंग्विस्टिक प्रोविंस प्रोविंस कमेटी बनाते हैं। 1948 में बना दी गई दिसंबर में।
तो इसके बेसिकली 3 मेंबर थे, इसको जेवीपी कमेटी बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पताबी सीतारमैया। ठीक है, तो जेवीपी कमेटी, और इसका कोई भी जो है चेयरमैन भी नहीं था, कोई कन्वेनर भी नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी रिपोर्ट सबमिट करी कुछ ही महीनों में 1949 में, और इन्होंने जो मतलब जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट था लैंग्वेज के बेसिस पे, उसको फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होते हैं, जो आपके श्री राम मुल्लू हैं, पोटी श्री राम मुल्लू, आंध्रा के थे, मद्रास स्टेट के थे बेसिकली। उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस पर्सन थे, उन्होंने यहाँ पे 56 डे तक हंगर स्ट्राइक की। बाद में इनकी डेथ हो चुकी थी, और पब्लिक में बहुत आक्रोश था, बहुत गुस्सा था। इसको चलते पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हुई, तो आंध्र स्टेट को बनाना पड़ा। ठीक है, तो सेपरेटिंग जो तेलुगु था स्टेट स्पीकिंग एरिया को मद्रास से जो कि तमिल बोलते थे, उनको तेलुगु स्पीकिंग से अलग कर दिया। तो है ना, क्योंकि इससे बहुत पॉपुलर एजिटेशन हुआ था, और पोत्तू श्रीरामल्ली की क्या हुआ था, डेथ भी हो चुकी थी। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट कमीशन, जो था आपका फजल अली कमीशन। बेसिकली अब आंध्रा बन गया, तो अब अदर रीजन्स भी कहेंगे, गुजराती बोलेंगे हमारा बनाओ, है ना, और मराठी बोलेंगे हमारा बनाओ। इस तरीके से अब इन्होंने कहा कि अब हर तो हम नहीं बना सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1953 में 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बेसिकली। वो फजल अली के चेयरमैनशिप के अंदर बनाया गया। इन्होंने वापस से री एग्जामिन किया, के एम पनिकर और एच एन कुंजरू जो है आपके अदर मेंबर्स थे। तो इन्होंने 1955 में रिपोर्ट दी, थोड़ा सा टाइम लिया इन्होंने, और इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, लैंग्वेज जो है एक बेसिस हो सकता है आपके स्टेट बनाने का, रीऑर्गेनाइज करने का। बट इन्होंने ये वाला जो थ्योरी था कि वन लैंग्वेज वन स्टेट, की एक स्टेट में एक ही लैंग्वेज बोलने वाले पर्सन के लिए स्टेट बनेगा, तो ये जो है इन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि यूनिटी ऑफ इंडिया चाहिए, जो वो प्राइमरी कंसिडरेशन होना चाहिए कभी भी हम कोई भी पॉलिटिकल यूनिट बनाएं इंडिया के अंदर और नेशन के अंदर। तो इन्होंने चार क्या किया, 4 मेजर फैक्टर्स थे जो कंसिडर करने बहुत ज़रूरी थे। अगर आपको स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना है, तो 4 मतलब लैंग्वेज अगर बेसिस है तो उसके अकॉर्डिंग। तो इन्होंने कहा कि जो प्रिजर्वेशन और स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजिनिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन को मेंटेन करना पड़ेगा। प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन एज अ होल, ये करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 फैक्टर्स थे, ताकि कोई भी स्कीम बनाने के पहले इनको अकाउंट में लिया जाए। अब इसी कमीशन ने बेसिकली क्या कहा कि जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन जो अभी तक हम देख रहे हैं, A B C D, इन्होंने कहा कि ये जो क्लासिफिकेशन है ना, इसको हटाओ पूरा, तो सबसे पहले तो ठीक है। और इन्होंने जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है ये वाला, इन्होंने कहा कि 16 स्टेट बनाओ और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज बनाओ, यानी कि जो यूटी होती है वो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट की इनके रिकमेंडेशंस, उसमें कुछ चेंजेस जरूर किए गए, है ना। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को प्रेजेंट किया गया। तो इसमें क्या हुआ कि मतलब क्या आपका जो अमेंडमेंट था वो आपका 1956 में आना था, उसमें आया। तो पार्ट ए और पार्ट बी तो इस लोअर अमेंडमेंट के चलते उनको हटा दिया, बेसिकली उनके जो स्टेट्स थे उनको डन अवे कर दिया। उसके अलावा पार्ट सी तो टोटली अबॉलिश कर दिया, और उनमें से कुछ को उनके पास वाले स्टेट्स जो बड़े स्टेट्स थे उनमें मर्ज कर दिया गया, और कुछ को यूटी बना दिया गया। इस तरीके से इन्होंने कहा कि 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनेगी, जो कि बनाई गई 1956 नवंबर 1 में। अब वो कौन कौन सी थी, बेसिकली आंध्रा, आसाम, बिहार, बॉम्बे, बॉम्बे याद रखना, बॉम्बे। अभी इसमें से गुजरात और महाराष्ट्र निकलेंगे, है ना। जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। उसके अलावा 1956 की हालत बता रहा हूँ मैं, अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ये आपकी यूटी है। लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमेन द्वीप आइलैंड्स, मणिपुर, त्रिपुरा। अब यहाँ पे आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। देखो इसमें क्या था कि कौन कौन से स्टेट्स और कौन कौन से रीजन को मिला करके बनाया गया एक स्टेट, है ना। तो देखो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया था 1956 में, उसके चलते इन्होंने एक नया स्टेट बनाया, केरला, नया स्टेट बना। अब ये इसको कैसे बनाया गया, इसको मर्ज मर्ज किया गया था बेसिकली। ट्रावनकोर कोचिन स्टेट को जब मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास स्टेट से मर्ज किया गया। उसके अलावा कसारगढ़ ऑफ साउथ कैनेडा, दक्षिण कनाडा, ठीक है, इस वाले रीजन को ऐड किया गया, केरला बना, है ना। उसके अलावा आंध्र प्रदेश तो मेरे को बता ही दिया मैंने आपको, कि तेलुगु स्पीकिंग एरियाज जो थे हैदराबाद स्टेट के, उनसे निकाल करके आंध्र आंध्र स्टेट को बनाया गया, है ना।
उसके अलावा मध्य भारत को मर्ज किया गया विद्या प्रदेश स्टेट से और भोपाल स्टेट से, जिससे आपका बना मध्य प्रदेश। उसके बाद सौराष्ट्र स्टेट को कच्छ स्टेट से मिलाया, तब जाके बॉम्बे स्टेट बना। कुर्ग स्टेट से हमारा मैसूर स्टेट बना। उसके अलावा पटियाला ईस्ट पंजाब को हमने ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन जो कि पेप्सू था आपका, उसको मर्ज करके बना आपका पंजाब। उसके अलावा अजमेर को स्टेट को बनाया राजस्थान। ठीक है। उसके अलावा जो आपकी नई टेरिटरी बनी लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनदीव आइलैंड्स, जो कि मद्रास स्टेट से डिटेच किए करके बनाए थे, है ना। तो ये था अब तक का। अब इसके साथ आता है आपका सबसे चैलेंजिंग टास्क अभी तक का, कि अब याद रखना पड़ेगा आपको ऑर्डर में अरेंज करके। ठीक है, चलो उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा ही बिल्कुल डेफिनेटली। फिर भी नहीं आता है तो यू कैन कॉमेंट्स, यू कैन टेक्स्ट अस ऑन द ग्रुप, ऑन टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं तो करो, कनेक्ट रहो बस हमसे, है ना। यस, तो देखते हैं। तो यस, तो अब नए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो 1956 के बाद बने, वो उनका हमको ऑर्डर में देखना है किस तरीके से, क्या क्रोनोलॉजी है उनकी, है ना। तो आफ्टर द लार्ज स्केल रीऑर्गेनाइजेशन जो 1956 में किया गया, मैंने आपको बताया कि इतने स्टेट्स बना दिए गए, और ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल मैकेनिज्म था पार्ट A, 1, C, मतलब स्टेट A, B, C, D कैटेगरी का, उसको हटा करके 14 स्टेट्स की यूनियन टेरिटरी बना दी गई, है ना। अब इसके बाद भी हमने ऐसा तो है नहीं कि स्टेट्स बनना बंद हो गए, बिल्कुल बने, 2014 तक भी बने। अब बेसिकली 2019 में भी बने यूनियन टेरिटरीज। अब यहाँ पर बात आती है कि उसके बाद जो कंटिन्यूस चेंज किए गए हैं ड्यू टू प्रेशर एंड पॉपुलर एजिटेशन, और पॉलिटिकल कंडीशन भी ऐसी थी, स्टेट्स बने गए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर और होमोजेनिटी, है ना। तो एग्जिस्टिंग स्टेट्स का बाइफर्केशन हुआ। तो सबसे पहला आता है आपका महाराष्ट्र एंड गुजरात, है ना, तो याद रखना। तो 1960 की बात है अब, कि बॉम्बे जो था बाइलिंगुअल स्टेट था। ठीक है, तो बॉम्बे को बेसिकली दो सेपरेट स्टेट बना दिए गए, महाराष्ट्र फॉर द मराठी स्पीकिंग और गुजरात फॉर द गुजराती स्पीकिंग। इसमें बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेकर के आया गया था 1960 में। ठीक है, तो गुजरात को इस्टेब्लिश 15th स्टेट बनाया गया। याद रखना, गुजरात इज योर आपका, अभी तक तो 14 स्टेट पूरे बना दिए गए, अब जो आपके 15वां स्टेट आया है वो है आपका गुजरात, है ना। अब नेक्स्ट आता है आपका दादरा एंड नागर हवेली। इसमें क्या होता है कि जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने 1954 तक तो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, मैंने हिस्ट्री में बताया कि सबसे पहले आने वाले जो आपके यूरोपियंस हैं वो पोर्तुगीज़ हैं इंडिया में, और अगर आपने नोटिस किया हो तो सबसे बाद में जाने वाले भी पोर्तुगीज़ हैं। ठीक है, और सबसे बाद में आने वाले यूरोपियंस आपके फ्रेंच हैं, और सबसे पहले जाने वाले यूरोपियंस आपके फ्रेंच हैं। तो ये बात याद रखना आप। तो सबसे पहले ये आए, सबसे लास्ट ये आए, सबसे लास्ट ये गए, सबसे पहले ये गए। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, बताता रहूँगा मैं आपको आगे भी। यस, तो 1954 तक ये करता रहा। उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेशन जो था 1961 तक एक एडमिनिस्ट्रेटर चलाता था, जिसको पीपल इलेक्ट करते थे। ठीक है, बाद में आया 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू इसको बना दिया गया आपका यूटी। कब आया? 1961 में। तो 1960 में आपका 15th स्टेट बन गया था, क्या था जी, याद है आपको? बिल्कुल, गुजरात। अब आता है आपका 1961 में, नेक्स्ट ईयर ही यूटी बन गई आपकी दादरा नगर हवेली। नेक्स्ट आता है आपका, पहले हमने देखा महाराष्ट्र एंड गुजरात, राइट। मैं आपको बार 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 याद दिलाता रहूँगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दमन एंड दीव, आई मीन दादरा एंड नागर हवेली, सॉरी। पहले आता है आपका महाराष्ट्र गुजरात, फिर आता है आपका दादरा नागर हवेली। उसके बाद आता है आपका गोवा दमन दीव। गोवा दमन दीव, ये जो 3 टेरिटरीज थी बेसिकली हमने पोर्टुगीज से ली थी, और वो भी इनकी बढ़िया पिटाई लगाने के बाद, क्योंकि जा ही नहीं देते, ये तो इतने 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 ज़्यादा ज़िद्दी लोग थे। इनको तो पिटाई करने के बाद भगाया हमने, 1961 में गई है। तो फिर लेटर आपका 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1962। ठीक है, तो ये आपने देखा 1960 में क्या था आपका गुजरात, यस, 1961 में आपका जो दादरा नगर हवेली था, 1962 में देख लो आप खुद ही, क्या आपका गोवा दमन दीव हो गया। अब गोवा दमन दीव बेसिकली गोवा दमन दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग इनको बनाया गया। गोवा को तो स्टेटहुड दे दिया गया, बाद में दमन एंड दीव को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। पुडुचेरी, पुडुचेरी जो है आपके
ये फ्रेंच का इस्टेब्लिशमेंट था इंडिया में, चार पीसेस में बेसिकली है। ठीक है, पुडुचेरी, कराईकाल, माहे, यनम। फर्स्ट क्वेश्चन आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे बताओ कि पुडुचेरी, कराईकाल, माहे और यनम कौन कौन से स्टेट्स में है। ठीक है, मुझे बताना। तो अब फ्रेंच ने इंडिया को दे दी थी बेसिकली, इंडियन गवर्नमेंट को 1954 में। और इसको इंडिया जो है 1962 तक एक एक्वायर्ड टेरिटरी की तरह इसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे हम। उसके बाद 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और हमने इसको बना दिया क्या, हमारी यूनियन टेरिटरी। बिल्कुल। अब जी बारी आती है आपकी नागालैंड की। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा नागर हवेली, उसके बाद हमने देखा गोवा, दमन एंड दीव, है ना। अब हम देख रहे हैं नागालैंड। तो नागालैंड में बेसिकली क्या है आपका 1963। ठीक है, ये ईयर ज़रूर याद रखना, आता है यूपीएससी में, मैं कह रहा हूँ आपसे। तो बेसिकली ये आपका आया था स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962। ठीक है, फिर यस, तो इसके अंदर आसाम से कुछ एरियाज़ लिए गए थे, नागा हिल्स एंड ट्वेंसांग एरिया को लेकर के नागालैंड को बनाया गया। राइट। तो इसके अलावा ताकि जो नागाज हैं वहाँ पर मूवमेंट चला रहे हैं, ठीक है, सेपरेट नागा स्टेट का, तो उसको सेटिस्फाई कर सकें, है ना। लेकिन यस, तो नागालैंड को स्टेटस भी दे गया। देखो, इसको 1963 में बेसिकली प्लेस किया गया था, किसको, अमेंडमेंट को, ताकि स्टेट ऑफ नागालैंड बनाया जाए। लेकिन उसके पहले ये गवर्नर ऑफ आसाम के कंट्रोल में था 1961 में, है ना। तो 16th स्टेट क्या बना, 15 तो मैंने आपको बता दिया था गुजरात, 16th स्टेट आपका बन गया क्या, नागालैंड। अब पढ़ो, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा ट्रिकी ये आता है आपका, सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्या मानता हूँ मैं, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। इसमें गलती करते हैं लोग। 1966 की बात है, इसमें स्टेट ऑफ पंजाब को जो है बाइफरकेट कर दिया गया बाय द एक्ट ऑफ आपका पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। तो यस, तो इसको क्यों, ताकि हरियाणा बनाया जा सके। हरियाणा जो है आपका हो गया 17th स्टेट। तो 15 तो आपका गुजरात, 16 आपका नागालैंड, उसके बाद आता है आपका 17 हरियाणा। तो ये आपका यूनियन टेरिटरी भी बनाया गया चंडीगढ़। तो स्टेट ऑफ पंजाब को बाइफरकेट बन के एक स्टेट और एक यूटी बनाई गई, है ना। इसके अलावा अब देखो यहाँ पर जो बेसिकली सिख होमलैंड पंजाबी सूबा, इसकी डिमांड आने लगी। और इन्होंने अकाली दल ने क्या किया था बेसिकली, उसमें भी लीडर कौन था, मास्टर तारा सिंह। और क्योंकि शाह कमीशन फिर उनको बिठाया गया, तो उन्होंने कहा 1966 में ही तो था, उन्होंने कहा कि पंजाबी स्पीकिंग एरिया को जो है वो कॉन्स्टिट्यूएट इनटू अन यूनिलिंगुअल स्टेट ऑफ पंजाब बनाया जा सकता है। और जो हिंदी स्पीकिंग एरिया है हरियाणा और जो हिल एरियाज हैं उसको एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी जो हिमाचल प्रदेश है उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको मर्ज कर सकते हैं, है ना। और 1971 में जो हिमाचल प्रदेश था उसको बनाया गया, स्टेटस ऑफ दिया गया स्टेट का। तो 18th स्टेट बन गया आपका यूनियन टेरिटरी। सिंपल। अब पढ़ते हैं हम मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, अभी तक हमने देखा सर एंड मैम, हमने देखा अभी तक तो गुजरात एंड महाराष्ट्र, उसके बाद दादरा नागर हवेली, है ना, फिर आपका गोवा, दमन दीव, फिर आपका हरियाणा, फिर आपका हिमाचल प्रदेश। यस, अब आपका आता है मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। का इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ, इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ, हर बार रिपीट कर रहा हूँ, याद हो जाना चाहिए आपको। 1972 में पॉलिटिकल मैप जो नॉर्थ इंडिया का है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए इसके अंदर। इसके लिए पूरा एक एक्ट आया था, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1972 में। ठीक है, दो नई यूनियन टेरिटरीज जो थी उनको स्टेट उनको बेसिकली यूनियन टेरिटरी बनाई गई। देखो बेसिकली क्या था, जो दो यूनियन टेरिटरीज थी पहले से ही, मणिपुर और त्रिपुरा, और एक सब स्टेट था आपका मेघालय, इनको पूरा पूरा स्टेटहुड दे दिया गया। जी बिल्कुल, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को यहाँ पर मिल चुका है स्टेटहुड, है ना। और एक और यूनियन टेरिटरी थी आपकी मिज़ोरम, दो और थी, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, जिनको भी बनाया गया एक्चुअली। एक्चुअली ये स्टार्टिंग में नीफा के अंदर आते थे, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, है ना। तो अब इसी के साथ हमारे स्टेट जो हो चुके हैं वो 21 स्टेट हो चुके हैं। ठीक है, 15 वाला गुजरात, उसके बाद आपका नागालैंड, उसके बाद आपका हरियाणा, फिर आपका हिमाचल प्रदेश, फिर आपका आता है, अब आता है आपका 19th 15 16 17 18, अब आता है आपका 19th हो गया आपका मणिपुर,
हो गया मणिपुर, जी बिल्कुल लिख लेते हैं। मणिपुर के बाद आपका 20th आता है त्रिपुरा, फिर आता है आपका मेघालय, है ना। अब इनिशियली जो था 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के आया। अब मेघालय जो है वो ऑटोनोमस स्टेट्स और सब स्टेट विद इन द स्टेट ऑफ आसाम विद इट्स ओन लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये बेसिकली क्या मतलब इसका, कि जो अभी हमने देखा कि मेघालय को सब स्टेट दिया गया, मतलब इसका स्टेटहुड पूरा नहीं था स्टेटहुड, है ना। तो वो 22nd अमेंडमेंट के थ्रू था, लेकिन बाद में इसको स्टेट बना दिया गया टोटली 1972 में, है ना। बेसिकली मेघालय में लोगों ने ही बात छेड़ दी थी, इतनी बहुत ज़्यादा गॉसिप की जाती थी इस मामले में, और पॉलिटिकल अरीना में भी इसको लेकर के आया जाता था बाय द वेरियस लीडर्स टाइम टू टाइम। तो इतना सब कुछ हुआ, ये सब आसाम से ही तो निकले। आसाम से आपका मेघालय निकला, आसाम से आपका मिजोरम निकला, अरुणाचल प्रदेश निकला। ये बेसिकली यूटी थी पहले, फिर अब इनको बना दिया गया स्टेट। कब? बाद में। यस, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को तो बाद में बनाएंगे ना, अभी हम आगे देखेंगे। तब अभी तो यूनियन टेरिटरीज है ना। अब बात करते हैं सिक्किम की, इसका भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो 1947 तक सिक्किम बेसिकली क्या था, पहले प्रिंसली स्टेट था चोग्याल डायनेस्टी के अंदर। चोग्याल डायनेस्टी के अंदर प्रिंसली स्टेट था 1947 में। जब ब्रिटिश पैरामाउंटेसी गई तो सिक्किम बन गया इंडिया का प्रोटेक्टरेट, यानी कि इंडिया जो है वो सिक्किम का 3 सेक्टर संभालेगी, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये 3। अब 1974 में अब सिक्किम ने कहा कि नहीं, हमको तो जो है ज़्यादा एसोसिएशन चाहिए इंडिया का। तो इंडिया ने कहा ठीक है, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया इन्होंने। उसके बाद पार्लियामेंट ने, तो उन्होंने क्या किया, एक नया क्लास ऑफ स्टेटहुड को ईजाद किया, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएट स्टेट। अब इंडिया जो है सिक्किम जो है वो इंडिया का एसोसिएट स्टेट बन गया। अभी भी पूरा स्टेटस नहीं मिला इन्हें स्टेटहुड का। ठीक है, तो अब इसको लाने के लिए गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने बेसिकली एक नया आर्टिकल, एक नया शेड्यूल जोड़ा, आर्टिकल 2A, और एक नया शेड्यूल 10 ये जोड़ा गया। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जो था ज़्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि लोगों में मन में था नहीं, जो चोग्याल रूलर है उसके उसके प्रति सहानुभूति था नहीं। वो चाहते नहीं थे अब हम और रहें इसके अंदर, इंडिया के अंदर रहना है हमको, ताकि हमको पूरी सिक्योरिटी मिल सके, सेफ्टी मिल सके। तो 1974 में फिर रेफरेंडम हुआ, तो उन्होंने कहा कि चोग्याल को हटाओ, हमें तो आपके अंदर इंटीग्रल पार्ट बनाओ इंडिया के अंदर। ठीक है जी। अब 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए हम, क्योंकि अब अमेंडमेंट 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 बोल रहा हूँ बार बार, आप सोच रहे होंगे कि यार इसने तो पढ़ाया था कि इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है भैया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मैंने सही पढ़ाया था। लेकिन हम कब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, जब हम कोई फॉरेन टेरिटरी को लाते हैं। और सिक्किम बोज वो थी आपकी फॉरेन टेरिटरी, प्रिंसली स्टेट ही था, है ना, इंडिया का पार्ट नहीं था एक्चुअली, बाद में बना। अब यहाँ पर इसलिए हमने अमेंडमेंट किया इसके अंदर। तो सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट हमने दिया 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, है ना। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने, और सिक्किम बन गया आपका 22nd स्टेट। और अमेंडमेंट ने फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल को बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के इसको अमेंड किया, और एक नया आर्टिकल, आर्टिकल 371F। अब जब हम स्पेशल प्रोविजंस पढ़ेंगे ना, देखो इसके अंदर आया होगा इस पे, यस, स्पेशल प्रोविजंस और विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिक्किम, जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें अब जो आपका इसके साथ ही क्या हुआ, जैसे कि ये वाला तो ऐड किया इन्होंने आर्टिकल, और जो आपका आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल था इसको रिपील कर दिया, इनको हटा दिया गया। ठीक है, जो आर्टिकल 35th अमेंडमेंट के टाइम पे आए थे। ठीक है, 36th ने क्या क्या किया देखो, फर्स्ट एंड फोर्थ को शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, एक नया आर्टिकल लेके आए 371F, और 2A और 10 शेड्यूल को हटा दिया गया। अब बात करते हैं आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। गोवा फिर से आ गया, आप सोच रहे हो गोवा फिर से कैसे आ गया, अभी तो मैंने ऊपर पढ़ाया, लेकिन गाइस मैंने ऊपर जो आपको पढ़ाया अभी अभी, चलो मैं आपको लेकर के चलता हूँ। ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, और अगर नहीं भी बताया तो आप यहाँ पे सुन लो कि 1987 में जाकर के गोवा को स्टेटहुड मिला था। यहाँ पर इसको पुलिस एक्शन के थ्रू इंडिया में ले लिया गया था, यूटी बना दिया गया था। ठीक, तो 1987 पे हम आ चुके हैं। 3 नए स्टेट बनाए गए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और आपका गोवा। तो यस, 23rd, 24th और 25th स्टेट बन चुके हैं। अभी तक हमने बहुत सारे स्टेट्स को देख लिया, अभी हम इसका सीक्वेंस पे देखेंगे। ठीक है, पहले ये देख लो कि मिजोरम जो था आपका यूटी था। ठीक है, उसको फुल स्टेटहुड दे दिया, लेकिन उसके पहले इनको साइन करना पड़ा मिजोरम पीस अकॉर्ड 1986 में, 1 साल पहले, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच, ताकि ये जो इंसर्जेंसी चलती हुई आ रही है मिजो लोगों की, मिजो ट्राइब की, वो ख़त्म हो सके। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो था 1972 तक क्या था, बेसिकली यूनियन टेरिटरी था।
उसके बाद अब इसको इस जाकर के स्टेट मिल गया। अब आता है आपका स्टेट ऑफ गोवा। तो इसको जो है यूनियन टेरिटरी जो थी दमन दीव गोवा की, उसको हटा करके गोवा को सेपरेट स्टेट बना दिया गया। अब बारी आती है आपकी जो 2000 में किए गए थे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की। तो तीन नए स्टेट बनाए गए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ बनाया गया मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उत्तराखंड बनाया गया यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और झारखंड बनाया गया बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो नए स्टेट्स बने मध्य प्रदेश और यूपी और बिहार से निकल के। एंड दिस बिकम आपके जो है 26th, 27th एंड 28th स्टेट बनाए गए। यस। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना बेसिकली आपको पता है कि 2014 में आपके सामने की बात है कि आया, 29th स्टेट बना था इंडिया का। और आंध्र प्रदेश से निकल के बना। आंध्र प्रदेश की स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था, है ना। और अब यहाँ पर बेसिकली डिबेट चल रही है कि कौन सी कैपिटल होगी, मतलब लेजिस्लेटिव कैपिटल। आंध्र के चीफ मिनिस्टर ने निकाली है और बना भी दी है। लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन सी होगी, एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट, और तीसरा आपका जुडिशियल कैपिटल। तो मुझे आप इन तीनों के नाम बताओ नीचे, कि बेसिकली आंध्र प्रदेश की कौन सी तो आपकी एक कैपिटल है, लेजिस्लेचर कहाँ पर है, और ये इस तरीके से लेजिस्लेचर कुर्नूल में है ना, तो उस तरीके से। अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट प्रोबेबल आ सकता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 2019 तक तो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर था, है ना, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, स्पेशल स्टेटस था, आर्टिकल 370 था, गायब कर दिए सब, है ना। 2019 में स्पेशल स्टेटस को अबॉलिश कर दिया मात्र प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू। और कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर ऑर्डर 2019, ये था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का नाम। अब ये ऑर्डर जो था उसने जो पहले का 1954 में, बेसिकली 1954 में जो कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर ऑर्डर 1954 था, उसको सुपरसीड कर दिया, है ना। 2019 का जो ऑर्डर आया है उसमें जो एक्सटेंड कर दिए जितने भी प्रोविजन थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू जम्मू कश्मीर ऑल्सो। यानी कि कोई एक्ट हुआ, कोई आर्टिकल हुआ, अगर वो किसी और स्टेट में इम्प्लीमेंट करना होगा तो अब वो जम्मू कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट होगा, एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 370 को पूरा पूरा एब्रोगेट नहीं किया गया, बट इट मेट इन ऑपरेटिव। आर्टिकल 370 है, ठीक है, लेकिन इट कंटिन्यू टू रिमेन इन द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, लेकिन इसको इनएक्टिव कर दिया गया अभी। फर्दर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया 2019। इसको बाइफरकेट कर दिया गया जम्मू कश्मीर इनटू टू सेपरेट यूटीज़। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि किसी स्टेट को बनाया गया यूटी। अभी तक हमने सब कुछ डिस्कस किया है, आपको पता है ना। नेमली द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द लद्दाख। लद्दाख बनाया गया, काफ़ी टाइम से मांग थी इसकी। अब जो जम्मू कश्मीर था उसके बेसिकली जम्मू ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अर्सवाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एक्सेप्ट कारगिल और लेह। अब कारगिल और लेह जो था वो चला गया है लद्दाख के पास। तो लद्दाख क्या आपकी यूटी, जम्मू कश्मीर भी यूटी है। तो इसी के साथ आप देख सकते हो कि 2019 में इंडिया की टेरिटरी क्या है, ठीक है, कि कितने स्टेट्स हैं बेसिकली। टोटल आपके 28 स्टेट्स हैं और 9 यूटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, चेंजेस ऑन द नेम्स। नेम्स कैसे चेंज किए गए, तो यूनाइटेड प्रोविंस को जो है वो पहला स्टेट था इसका नेम चेंज किया गया, यूपी किया गया 1950 में। और उसके बाद बहुत सालों बाद 1969 में मद्रास को तमिलनाडु बनाया गया। 1973 में मिसोर को कर्नाटका बनाया गया। और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीप को रीनेम किया गया लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप बनाया गया इसको, लक्षद्वीप आइलैंड्स। 1992 में बेसिकली यूटी ऑफ दिल्ली को रीडेजिग्नेट किया एनसीआर, जो नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली है। फुल स्टेट इसको नहीं मिला अभी तक। 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया था एनसीआर का, जो दिल्ली है उसको रीनेम किया उसको, ठीक है। और 2006 में उत्तरांचल को रीनेम किया उत्तराखंड। और सेम ईयर में 2006 में पौंडीचेरी को कर दिया गया पुडुचेरी। और 2011 में उड़ीसा को कर दिया गया ओडिशा, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल नेम है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आज का लेसन ख़त्म और चैप्टर भी ख़त्म। अगले लेसन में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 ऑफ लक्ष्मीकांत। तो चैप्टर 5 तक कंप्लीट हो चुका है। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, कोई भी लेसन में कोई से भी वर्ड से डेफिनेशन समझ में नहीं आई, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, डायरेक्टली कांटेक्ट करें हमको इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम,
व्हाट्सएप, जहाँ आप चाहें, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पर हम आपसे हर जगह कनेक्ट रहना पसंद करेंगे और हर दम आपके साथ हैं, ठीक है। तो प्लीज़ जो है कोऑपरेट करें और जितना भी हो सके उतना ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइस। हमको चाहिए आपका कनेक्शन, आपसे इंगेजमेंट चाहिए हमको। हमें बता दो आप कि जो है हमसे ये हमारी कम्युनिटी बनाना है, हमको खुद से मेहनत करेंगे और फ्री इनिशिएटिव चलाएंगे हम हमारे हमारे खुद से, ठीक है। तो जितने एफर्ट्स हम डाल रहे हैं आप भी डालें और पहुँचाएं इसको सही जगह जहाँ पहुँचाना चाहते हैं हम। पहले कई बार बात करिए हमारे विजन की कि किस तरीके से कभी भी इस चैनल पे कुछ भी चीज़ पेड नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। तो सिटीजनशिप अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप फोकसिंग ऑन योर मेन गोल। हमेशा बात करता हूँ इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेसन में।